निधि कुलपति मैडम, अभी का जो दौर है, जब पहले आप न्यूज़ करती थी और अभी के जो दौर में जो न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है, जर्नलिज्म हो रही है, क्या फ़र्क है? देखिए, जीवन इज़ नॉट ओनली न्यूज़, इट इज़ उससे कनेक्टेड वो। बहुत सारी मीडिया आ गई हैं, सोशल मीडिया के साथ बहुत सारी खबरें भी हो गई हैं, तो उन खबरों में चुना कैसे जाए कि कौन सही है? ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो रही है। तो 1991 में जर्नलिज्म को अपनाना और रिपोर्टर बनना, न्यूज़ एंकर बनना, इस फील्ड में जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी हमारी। ये मीडिया क्या है जी। ये मीडिया में नाइट शिफ्ट क्या होती है जी। अब नाइट शिफ्ट होती है तो उसमें बॉडीगार्ड कोई आएगा, गाड़ी कैसे लेके आएगी, गाड़ी कैसे लेके जाएगी, तो ऐसे पापा कोई कुछ नहीं आएगा। बट उनका भरोसा था मेरे ऊपर। आपने अपना जो कंपोजर बना के रखा है शुरुआत से, वो अभी तक बरकरार है। मीडिया की खूबसूरती यही है कि इसमें सबके लिए जगह है। तो मैडम, आपको सीबीआई से कॉल क्यों आया था? क्योंकि जब हमारा बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। तो मैडम, हमने सुना आप बहुत जद्दोजहद करके यहाँ पे पहुँची हैं। नहीं, हमारे यहाँ बहुत बिजी थी आप। नमस्कार, ମୁଁ ଆର୍‌ଜେ ଅନିଲ, ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍ 104 FM ଧୁମ୍ ମିଠାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ମୋର ଆଜି ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଲଗାତାର ଦେଖି ଆସୁଥିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେବ କେଜାଣି ଆଜି ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛି। ସୋ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ NDTVର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଡିଟର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଦୁନିଆ ସହିତ ସେ ବହୁ ଆଗରୁ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସିନିୟର ଆଙ୍କର, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର, ଏବେ ଅବଶ୍ୟ NDTVର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। सो आज आम सहित अच्छा, चलते तांको वेलकम करवा ना तांकर निधि कुलपति मैडम। सो वेलकम करवा रेडियो चॉकलेट को। मैडम, स्वागत करते हैं आपका रेडियो चॉकलेट। थैंक यू आर्‌जे अनिल, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। दिल्ली की सर्दी से उड़ीसा की यहाँ पे भुवनेश्वर में आराम मिल रहा है। सो मैडम, हमने सुना आप बहुत जद्दोजहद करके यहाँ पे पहुँची हैं, बहुत बिजी थी आप। नहीं, हमारे यहाँ फ्रेंड की बेटी की एक शादी थी, पहला बेबी हमारे ग्रुप का, तो उसको कर फिर यहाँ पर आई। ओके मैडम, सो नाइस ऑफ यू। इतना काम करके भी आप न्यूज़ मेकर में पधार पाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सब लोगों की इच्छा होती है कि जब वो अपना करियर शुरू करे, धीरे धीरे स्काई पहुंच जाए, लेकिन आपने तो करियर की शुरुआत में ही स्काई छू लिया था ना। स्काई टीवी से आपने अपना सर्टिफिकेशन किया। हाँ, ऐसा था कि जब काम कर रहे थे, जब ये न्यूज़ जो जी न्यूज़ थी, तब एक प्रोडक्शन हाउस जैसा था, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि इसको एक टीवी चैनल 24 आवर बनाना है, तो हमें बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा था। स्काई टीवी में ग्रुप ऑफ 8 पीपल हम लोग सबको भेजा गया था। तो वहाँ पे एक 24 आवर न्यूज़ चैनल कैसे चलता है, कैसे एडिटोरियल मीटिंग्स होती हैं, कैसे कैमरा काम करता है, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर या स्टूडियो कैसा होता है, क्योंकि स्टूडियो उससे पहले था जो रिकॉर्ड करता था बुलेटिन और टेप को हम अपलिंक करते थे VSNL में जाकर, है ना। लेकिन जब ये एक लाइव शुरू होना था, तो उसके लिए हमारे देश में कोई था तो नहीं चैनल जो लाइव न्यूज़ करता हो या 24 आवर न्यूज़ चैनल हो। तो उसकी तैयारी के लिए, ट्रेनिंग के लिए हमें स्काई टीवी भेजा गया था, और वहाँ पर हमने स्काई टीवी जो चल रहा था उसके सारे एस्पेक्ट्स वहाँ पे देखे, सुबह से शाम तक। उसमें एडिटोरियल मीटिंग्स कैसे होती हैं, कैसे रिपोर्ट्स डिसाइड की जाती हैं, कैसे लिया जाता है, पॉलिटिकल लेना है, सोशल लेना है, इकोनॉमिक लेना है, सॉफ्ट स्टोरीज़ लेना है, एंटरटेनमेंट की, सभी क्षेत्रों के, एक समाज के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे हो, वो कैसे उसमें समाहित किया जाता है, वो हमने सीखा वहाँ पर। कैसे रिपोर्ट कर अपलिंकिंग, क्योंकि प्रोडक्शन एक अलग अपने आप में फील्ड है, आप तो खुद जानते हैं कि आप एक काम करते हैं और कैमरे के पीछे कितनी बड़ी टीम होती है। तो वो सब सीखना और उस सब सिस्टम को लाकर अपने देश में पहली बार लागू करना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जो स्काई टीवी में 100 लोग कर रहे होंगे, 150 लोग कर रहे थे, वो इंडिया में आकर हम 15-20 लोगों ने किया था। तो ये हम भारतीयों की खासियत है कि कम में भी ज़्यादा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैडम ने बताया, आप लोग जान गए होंगे कि जब लाइव न्यूज़ की शुरुआत हुई चैनल्स पे, तो मैडम उनमें से जो फीमेल एंकर थी वो ही थी, उन्होंने ही शुरुआत की थी पहले ट्रेनिंग। 3 लोग थे, हम 3 लोग थे, मोना भट्टाचार्य, कपिल और मैं। तो मोना तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली गई, कपिल प्रोडक्शन में चले गए बॉम्बे में,
बस मैं हूँ अब और अभी तक तो हूँ इन्होंने ही वहाँ पे सोच लिया था कि स्काई टीवी में जाके स्काई इज द लिमिट, मुझे आसमान छूना है, और वो आसमान छू रही है और हमें भी सिखा थैंक रही यू है फॉर दीज काइंड वर्ड्स कैसे आसमान छूना है। लेकिन मैडम, अभी का जो दौर है, जब पहले आप न्यूज़ करती थी और अभी के जो दौर में जो न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है, जर्नलिज्म हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। और मगर मैं उस दौर की हूँ और ये मैं जानती हूँ कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। वी कीप ऑन इवॉल्विंग, वी कीप ऑन चेंजिंग एंड चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आएंगी, आगे भी आएंगी, अभी भी आ रही हैं, लेकिन पार करके आगे निकलेंगे। अब आप देखिए, आप टेलीविजन को ही बार बार सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप यूट्यूब में देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। आप देखिए रेडियो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया जी। हाँ, लोग अब ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको रेडियो में सुनना चाहेंगे, सॉफ्ट न्यूज़ सुनना चाहेंगे, हार्ड न्यूज़ सुनना चाहेंगे, गाने सुनना चाहेंगे। देखिए, जीवन इज़ नॉट ओनली न्यूज़, इट इज़ उससे कनेक्टेड वो है। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे खबरें हैं, बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, और खबरें आती रहें, किसी भी सोर्स से आएँ। मुझे ये लगता है, मैं इस दौर की हूँ कि देखिए जो ये हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, जो ये चेंज आ रहा है, इसका दायरा इतना बढ़ रहा है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। AI आ रहा है तो उसको सतर्कता के साथ स्वागत करना चाहिए, होशो-हवास में आँख कान खोल कर उसका स्वागत करना चाहिए। और सोशल मीडिया में, रेडियो में जो तमाम इतने आप सब लोग आ रहे हैं, सबको देखिए, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू प्रेजेंट देयर व्यूज़, देयर थॉट्स, और यहाँ पे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपके जवाब दे रही हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं जिससे पत्रकारिता हमारी आगे बढ़ेगी। मैम, जैसे कि आपने बताया कि अभी फ़िलहाल चेंज हो चुका है सब, बहुत सारी मीडिया आ गई हैं सोशल मीडिया के साथ, तो लोग अभी टीवी पे निर्भर नहीं हैं। तो इतनी सारी मीडिया जब आ रही हैं, बहुत सारी खबरें भी हो गई हैं, तो उन खबरों में चुना कैसे जाए कि कौन सही है, कौन गलत है? ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो रही है जी। एक जो बड़े युवाल हरीरी की जो मैं किताब का बात जिक्र कर रही थी, जो AI पे लिख रहे हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि जैसे हम अपनी फूड की डाइट की बात करते हैं जी। हमें इंफॉर्मेशन डाइट पर भी बात करनी चाहिए। ये मुझे आज कहना चाहिए था, लेकिन मैं तब भूल गई क्योंकि इतनी तमाम चीज़ें आ रही थी जहन में उस समय। तो हमें इतना हर समय स्क्रोलिंग नहीं करनी है यंग जनरेशन को कि वो तमाम सोशल मीडिया पर दिन भर जो स्क्रोल करते रहते हैं। नो, अपना टाइम बांध लीजिए कि भाई इतने से इतने देर तक हमने ये करना है, बाकी टाइम पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं भी करनी है तो बाहर निकल के वॉक पे चले जाइए, कुछ स्पोर्ट्स खेल लीजिए, कोई हॉबी डेवलप कर लीजिए। इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइंड एंड बॉडी, है कि नहीं जी। एंड महिलाओं के लिए भी मैं चाहती हूँ, बिकॉज कितनी महिलाएं हैं, मेरे कितने दोस्त कहते हैं कि अरे वो बस दिन भर फ़ोन। अरे भाई, कुछ अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं तो यू ऑल्सो कैन गो आउट फॉर अ वॉक एंड डेवलप अ स्पोर्ट और अ हॉबी, एनीवन एंड एवरीवन। और ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो लगी हुई हैं जद्दोजहद में, हमारे समाज में बदलाव ला रही हैं। धाकड़ बेटी एक मेरा कार्यक्रम यूट्यूब में है, उसको देखिए, मैंने देश की 23 महिलाओं को जो बिल्कुल गांव में, दूर देहात में काम करने में लगी हुई हैं, जानवरों को बचा रही हैं, इंसानों को बचा रही हैं, महिलाओं को, बच्चों को बढ़ा रही हैं, शिक्षित हो रही हैं। एक ऐसी महिला का मैं जिक्र करूंगी, मध्य प्रदेश की हैं, वो किस तरह से लड़कियों को ग्रामीण इलाकों में बाइक मैकेनिक बना रही हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मोटरसाइकिल ज़्यादा चलती है, तो वो जब खराब होती है मैकेनिक चाहिए होता है, तो उसके लिए महिलाएं ट्रेंड हो गई। बकरियों, वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, और जो बकरी है ग्रामीण इलाकों में उसे ATM कहा जाता है। अच्छा। आपको इसलिए क्योंकि एकदम तुरंत मनी, क्योंकि जो वहाँ से मिल्क होता है, जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको कैसे उनका इलाज किया जाए। हम बड़े बड़े पशुओं का इलाज करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जो सबके आजकल पेट्स हैं, उनके लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो हमारे पशु पक्षी हैं, अगर उनको चिकित्सा की ज़रूरत है तो वो महिलाएं, सरिता जी उनका नाम है, वो कैसे महिला लड़कियों को ट्रेन कर रही हैं। तो बहुत कुछ है इस जीवन में करने को, और मुझे तो इतना हौसला मिलता है ऐसी महिलाओं से कि जहाँ पर हैं वहीं से आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि आप तमाम चीज़ों को, परिवार को भी संभालती हैं, अपने को भी संभालती हैं, समाज को भी संभाल लें, तो बहुत
अच्छा है। और आपसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो नहीं, सकता ऐसा है? जैसे मैं बहुत बहुत कम कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिशें जारी रहती हैं। तो 1991 में जर्नलिज्म को अपनाना और रिपोर्टर बनना, न्यूज़ एंकर बनना, इस फील्ड में जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी हमारी तब। सवाल नहीं, मैं इसमें अपने पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद जी। देती हूँ। माय फादर वाज अ डॉक्टर, माय मदर वाज अ होम मेकर। तो तब क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्मी के परिवार से मैं आती हूँ, तो सबने बोला ये मीडिया क्या है, जी ये मीडिया में नाइट शिफ्ट क्या होती है। जी अब नाइट शिफ्ट होती है तो उसमें बॉडीगार्ड कोई आएगा, गाड़ी कैसे लेके आएगी, गाड़ी कैसे लेके जाएगी। तो ऐसे पापा कोई कुछ नहीं आएगा, बट उनका भरोसा था मेरे ऊपर और सिस्टम के ऊपर। न्यूज़ ट्रैक की मैं बात कर रही हूँ, और तब से आप देखिए मीडिया कितना सुरक्षित एक तरह से जी। रहा है एनवायरनमेंट। इतनी सारी लड़कियां देश भर में, दुनिया भर में जुटी हैं और मीडिया में जिन्होंने काम किया है, और तमाम ऐसी न्यूज़ एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो इतना बेहतरीन काम करी, क्योंकि वो सुरक्षित एक जगह मिली सबको काम करने की, और एक टीम वर्क के साथ सबने काम किया। मैडम, जब आपने शुरुआत की थी और अभी जो एंकरिंग करते हैं, तो आजकल ग्लैमर और थोड़ा ज़ोर ज़ोर से एनर्जी के साथ बोलने को माना जाता है, लेकिन आपने अपना जो कंपोज़र बना के रखा है शुरुआत से, वो अभी तक बरकरार है। आपने अपनी एलिगेंसी, कंपोज़र को बरकरार रखते हुए आज की पीढ़ी के एंकरों के साथ compete करते हुए सफल हुई है। जी, मैं compete तो नहीं कहूँगी कि मैंने compete किया। बस ये है कि जो हम थे, जो हम लोग, जो मैं हूँ, वो बनाए रखा जी। एंड अगर आप देखें तो जो ज़्यादा ग्लैमर के साथ या जोर शोर से अपनी बात रखती हैं, लोग उनको पसंद ज़्यादा करते हैं। ये वो दौर है जी। तो अगर उनको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि सबका दौर है ये, और जब जिसका दौर है वो ठीक है ना। सबकी अपनी जगह होती है। मीडिया की खूबसूरती यही है कि इसमें सबके लिए जगह है। कुछ को ज़्यादा पसंद किया जाता है तो ठीक है, बिल्कुल उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है, उनको उसकी शुभकामनाएं। जो हम सीमित उसमें हैं, हमें अपनी शुभकामनाएं। तो इस पर कोई गुरेज की बात नहीं है मेरे ख्याल से। कभी आपने सोचा होगा कि कभी रिपोर्टर को सीबीआई से कॉल आते हैं? मैडम को भी आए थे। मैडम, आपको सीबीआई से कॉल क्यों आया था? सीबीआई से कॉल आया था क्योंकि जब हमारा बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, आई वॉज अ कब रिपोर्टर दैट टाइम, 92 की बात है। तब इंटरनेशनल प्राइम टाइम नेटवर्क के लिए काम करती थी, यूएसए, यूके, कनाडा के लिए, और आई वॉज द सोल रिपोर्टर। तो मैं पॉलिटिक्स भी करती थी, सोशल, इकोनॉमी, सब कुछ। जो आप जानते हैं, जो नया रिपोर्टर होता है वो सुबह निकलता है, रात पर आता है। जी। तो जब ये तब वो उन दिनों बाबरी मस्जिद का बिल्डअप हो रहा था, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग बात करते थे। तो आचार्य गिरिराज थे, तो मैंने उनसे बोला कि संघ की, मैंने कहा कि मुझे जाना है वहाँ पे कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे एडिटर कह रहे हैं वो जाके हम कवर करेंगे। अरे तुम मत जाओ। ऐसे नहीं, मैं जाऊँगी। तो वहाँ गए और जो कुछ हुआ, कैसे हमने वहाँ पर सब होते हुए देखा। और सबसे पहले हम, क्योंकि मैं इस तरफ थी और जब गिर रहे थे तो हम लोग इधर की तरफ से निकल कर भागे थे। मेरे साउंड रिकॉर्डर्स के पैर में चोट आ गई थी। चोट क्या, पैर टूट गया था। अभी तक वो शायद राज्यसभा टीवी में हैं, उनका पैर अभी भी वो ठीक नहीं हो पाया। अपने कैमरामैन के साथ निकली, और हमारी गाड़ी कहाँ थी, हम लोग निकले, 3-4 लोग निकले, वो वहाँ पे रह गए थे। दूसरे दिन आए। कई लोगों ने मुझे कहा कि आपने छोड़ा कैसे? हमने कहा हमने छोड़ा नहीं, हमें धक्का दिया गया कि आप निकले यहाँ से। तो सबसे पहले हम अयोध्या के वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे कई अंतर्राष्ट्रीय जगत के जर्नलिस्ट आए थे, उनकी एफआईआर दर्ज करने में उनकी मदद कर रहे थे हम लोग। और उसके बाद हम लोग फैज़ाबाद के रास्ते आगे निकले, और उसके बाद वही सिलसिला था, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए, सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। 2019 तक मैं लखनऊ के जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है वहाँ जाती थी, और वहाँ पे अपने बयान हम लोगों ने दर्ज कराए। वो भी एक, देखिए, दौर था किस तरह से 1992 से 2019 तक चला, और वो भी अपने आप में अनुभव था जो हमने तब देखा 6 दिसंबर को। तब से अब तक साथ रहा। मैडम, कभी डरी नहीं? आपको डर नहीं लगा? कोई इंसिडेंट पे आपको कभी डर लगा? अरे डर बहुत, और चीज़ों से चुनौतियाँ बहुत आती हैं जीवन में। अभी आप लोग सब छोटे हैं, जीवन में चुनौतियाँ अनेकों आती हैं, उन सब से पार पाना भी होता है जी। तो जो काम की चुनौतियाँ होती हैं वो आराम से आदमी निकाल लेता है। जो अन्य चुनौतियाँ होती हैं
उसके लिए हौसला बनाए रखना पड़ता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो फिर सब चल पड़ता है। मैम जैसे कि कहा जाता है कि एक जर्नलिस्ट की लाइफ बहुत कड़ी होती है, क्योंकि आपने जैसे कहा सुबह से निकलते हैं, रात को आते हैं, घर में कोई इंतज़ार कर रहा होता है, अरे फ़ोन उठा लो अभी मैं काम में हूँ, तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया? और जो जर्नलिस्ट हैं, मेरी मदर की वजह से जी, मेरे पेरेंट्स की वजह से, बिकॉज मेरे बेटे को वही संभालती थी मेरी मदर, और कभी मेरे हस्बैंड उसको पिकअप करते थे, मैं तो नहीं पिकअप कर पाती थी, कभी मेरे फादर पिकअप करते थे। एंड मेरा बेटा फिर बड़ा हो गया, माशाल्लाह 28 साल का हो गया है, काम कर रहा है वो। तो ये है कि बिना माता पिता के सपोर्ट के, परिवार के सपोर्ट के आप काम नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड ने तब जब वो थे, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, सपोर्ट दिया। और मेरी मदर ने तो अब तक, क्योंकि अभी 2 साल पहले वो गुजरी हैं, तो उनके जाने से तो बिल्कुल ही टूट गई थी। तो लेकिन मैम माशाल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आपने कभी रेडियो में ट्राई नहीं की? रेडियो में प्रोग्राम 1-2 बार ही हुए थे। दूरदर्शन में मैंने काम कभी नहीं किया, लेकिन फ्रीलांसिंग जब की थी तब कार्यक्रम हुए थे। लोग मुझे हमेशा दूरदर्शन से कहते हैं, मैंने दूरदर्शन ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन बस। मैम ये उड़ीसा आप पहली बार आई हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। पिछली बारी मैं पुरी गई थी, जगन्नाथ जी के दर्शन भी हुए थे, कोणार्क भी गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने शादी का प्रोग्राम थोड़ा चेंज इसलिए करा क्योंकि मुझे भुवनेश्वर आने का मन था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। So nice. तो इस बार मैं, पिछली बार मैं लिंगराज मंदिर नहीं जा पाई थी, इस बार मैं जाने वाली हूँ अभी। तो मैम आप वो मंदिर भी देख लीजिए, और जब भी मौका मिले उड़ीसा आया कीजिए। बिल्कुल, और मैं आप लोग चाहूँगा न्योता दीजिए तो हम आते रहेंगे। मैम, मैं कभी चाहूँगा आप रेडियो पर बैठकर रेडियो में एक बार आपकी आवाज़ से कुछ बोलें तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी खुद की आवाज़ बहुत अच्छी है अनिल, बहुत। मैम थैंक यू फॉर दैट। बिकॉज रेडियो में मैं जानती हूँ आवाज़ का बहुत महत्वपूर्ण एक वो रहता है, किस तरह से अगर आवाज़ अच्छी है, सुकून दे दे, कर्कश ना हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोग ड्राइव करते करते लंबी दूरी का रास्ता अगर आप चलाते हैं तो आप सुकून भरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, है ना? सो मैडम, जो उभरते हुए जर्नलिस्ट हैं या जो अभी इस फील्ड में जूझे हुए हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज ये है कि आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, परिश्रम करते रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम सुबह से शाम तक निकलते थे तो एक समोसा होता था या रात में, बिकॉज पूरी टीम साथ खाती थी, और तनख्वाह इतनी नहीं होती थी कि जितनी कि सबको बहुत भर पेट खिला सकें, तो वो समोसा ही शाम को खाते थे, फिर घर जाके ही खाना होता था। और तो यही है कि अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और उस जीवन में काम के अलावा भी बहुत कुछ है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने ये समय दिया, हमारे साथ बात की और आपके बारे में जानने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट, फील कीजिए धूम लीजिए।